हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटा में लगातार बढ़ रही कोचिंग छात्र छात्राओं की आत्महत्या की, क्योंकि देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में कोचिंग छात्र छात्राओं की आत्महत्या करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब कोटा में नीट की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र सुमित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र को 5 मई को एनटीए की आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा देनी थी और सुमित हरियाणा में रोहतक का निवासी था। वो 1 साल से कोटा के कुन्हाड़ी क्षेत्र में लैंडमार्क में उत्तम हॉस्टल में रहकर वहां से तैयारी कर रहा था। और आपको बता दें कि इससे हॉस्टल संचालक की लापरवाही भी इस पूरे मामले में सामने आई है। कोटा में 3800 से ज्यादा हॉस्टल और 40,000 से ज्यादा पीजी है। वहां स्टूडेंट की मॉनिटरिंग और सुरक्षा को लेकर पिछले साल एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य था। लेकिन हाल ही में आए कई केसेस में स्टूडेंट ने पंखे से लटककर ही जान दी है। पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी संचालक ये डिवाइस नहीं लगा रहे हैं। वहीं कोटा पहुंचे परिजनों ने सुमित की हत्या होने की आशंका जताई है और प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और एसआईटी का गठन किया जाए। बता दें कि सुमित ने रविवार को दोपहर में हॉस्टल की मेस में अन्य छात्रों के साथ भोजन भी किया था और उसके बाद से वो कमरे से बाहर नहीं निकला। शाम को जब सुमित ने परिजनों का फोन नहीं उठाया तो उसके पिता ने हॉस्टल के वार्ड को सूचना दी। इसके बाद वार्डन ने सुमित के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और इस पर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो सुमित पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला। तो इस साल अब तक कोटा में 8 कोचिंग छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है और इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्या क्यों नहीं थम रही है। कोचिंग सिटी सुसाइड फैक्ट्री क्यों बन गई है और कोटा सपनों की जगह मौत का शहर क्यों बनकर रह गई है। लगातार हो रही सुसाइड्स का सिलसिला कब रुकेगा। वहीं बड़ा सवाल यह भी उठता है कि स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने को लेकर प्रशासन कब चौकन्ना होगा, आत्महत्या रोकने का फॉर्मूला कैसे डिसाइड होगा। और हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो अब हम आपको कोचिंग छात्र की आत्महत्या पर पुलिस और परिजनों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। 28 तारीख को शाम के 9:15 बजे करीब थाने पर कंट्रोल रूम से फोन आया था कि उत्तम रेजिडेंसी लैंडमार्क में कमरा नंबर 108 में एक किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पर मैं पहुंचा। सीआई साहब गश्त में थे, सीआई साहब भी मौके पर पहुंच गए थे। तो वहाँ देखा तो हॉस्टल के कर्मचारियों ने गेट को अंदर से कुंडी लग रही थी, तोड़ रखा था, कुंडी टूट रही थी, बच्चा फांसी के फंदे में लटका हुआ था। चारों तरफ कमरे में पूरी किताबों में उसके सुसाइड नोट वगैरह सभी तलाश करे, लेकिन इस चीज़ की तो कुछ मिला नहीं, सुसाइड नोट वगैरह। और बच्चे को उतरवाया, वीडियोग्राफी करवाई, लेकिन एमबीएस आया था। एमबीएस डॉक्टर साहब को चेक कराया, ईसीजी वगैरह करवाई, मृत घोषित कर दिया। मोर्चरी में रखवा दी डेड बॉडी को। परिजनों को तुरंत उसी दौरान सूचना दे दी थी पिताजी को। इलाके में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उत्तम रेजिडेंसी नाम से बच्चों के रहने के लिए बना रखा है। उसमें 12 कमरे हैं और कल शाम को 9 जैसे मुझे तो सूचना 9:35 पे मिली कि एक बच्चे इस तरह से पंखे पे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है वो कोचिंग एरिया में। तुरंत पुलिस मौके पर गई, बच्चे को उतार के मोर्चरी में शिफ्ट कराया, परिजनों को खबर करी। अभी सुबह परिजन भी सारे आ चुके हैं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सुमित पांचाल नाम का बालक है, रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। यहाँ पर रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। 5 मई को इसका नीट का एग्जाम था
और ये ड्रॉपर बच्चा था, पिछले साल भी इसने नीट दिया था, पर पिछली बार बिना कोचिंग के दिया था। इस बार पहली बार ये कोचिंग कर रहा था, साल भर से कोटा रह रहा था और कल इस तरह की ये घटना हुई। सर वो लड़का एलन अकेडमी में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था यहाँ। उसको सुबह 11 बजे बात की थी, मतलब एक उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने शाम को ट्राई किया था 8:30 बजे के आसपास, जब भी नहीं उठाया। मैंने 3-4 बार कॉल करी, फिर हॉस्टल वाले के पास फ़ोन किया, फिर उसने काट दिया था एक बार बात करके। फिर ऊपर गया वो बोला भाई दरवाज़ा अंदर से बंद है। फिर उसने काट दिया ये कह के। फिर दोबारा फ़ोन आया, भाई लटका हुआ लड़का था। इलाके में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक उत्तम रेजिडेंस। वहीं अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इस साल कोचिंग सिटी में कितने मौत को गले लगाया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, कोचिंग सिटी कोटा में 2024 में 7 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के विलावला गांव निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद जैद मलिक ने अपने कमरे में आत्महत्या की थी। तो कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। 30 जनवरी को बोरखेड़ा क्षेत्र की शिवविहार निवासी 18 वर्षीय छात्र ने भी सुसाइड कर लिया था और 2 फरवरी को यूपी के गोंडा जिले के नूर मोहम्मद ने आत्महत्या की थी। तो 8 मार्च को छत्तीसगढ़ निवासी 16 वर्षीय छात्र शुभ चौधरी ने आत्महत्या की। तो आपको बता दें कि इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी थे जो नाबालिग थे। और 26 मार्च को मोहम्मद जलूल निवासी समधन गांव जिला कन्नौज उत्तर ने अपने कमरे में आत्महत्या की थी। और 28 मार्च को लखनऊ निवासी सौम्या ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। सौम्या नीट की तैयारी कर रही थी। और 29 अप्रैल को हरियाणा के रोहतक निवासी 19 वर्षीय एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। तो सुमित भी नीट की तैयारी कर रहा था और कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। और हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अजय अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव है कोचिंग महासंघ के। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अजय अग्रवाल जी, क्या लगता है क्यों जो छात्र है वो मौत को गले लगाते हैं? मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? वो यही है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत रहता है और ये स्ट्रेस जो है 2 तरीके का होता है। बच्चों का कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे भी इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से अपनी पढ़ाई करते हैं और जब उनका स्ट्रेस उनका टॉलरेबल स्टेटस में नहीं होता है तो वो सुसाइड करने का प्रयास करते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों को कहीं पर आगे इसलिए भेजा जाता है कि वो उसकी तैयारी करके और आगे बढ़ें, लेकिन वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का और हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा माहौल अच्छा मिले, पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस मिले, पेरेंट्स का किसी तरीके का प्रेशर नहीं हो। इस वजह से जो बच्चे जब तक कि कंपटीशन के अंदर ये उनकी उम्मीदें जब टूटने लगती है तो वो सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। ठीक है, मैं मनोचिकित्सक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अनीता, उनका भी रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अनीता, आपको क्या लगता है क्या मुख्य कारण है कि बच्चे इस तरह का कदम क्यों उठाते हैं? देखिए, क्योंकि लाख में से अगर एक भी बच्चा इस तरह का कदम उठा रहा है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो क्षति परिवार को पहुंचती है उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ना, अगर एक भी बच्चा इस तरीके का कदम उठाता है तो वो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मेन कारण, जैसा कि सर ने कहा, स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है या इस तरीके की सोचता है वो एकदम में नहीं होता। इट इज नॉट इम्पल्सिव कि आज मेरे नंबर कम आए और आज मेरे दिमाग में ऐसा विचार आए। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की कदम उठा रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, बहुत बड़ी हिस्ट्री। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो हर कंप्लीट सुसाइड के पीछे कम से कम 25 सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिविटी हमारे समाज में फैल चुकी है कि इतने ज्यादा बच्चे इस तरीके के विचार उनके दिमाग में आते हैं कि नहीं, मुझे आगे नहीं जीना है। और वही बात है कि जो एक मतलब ऐसा है कि 80% लोग तो मरना ही नहीं चाहते हैं। इट इज अ क्राई फॉर हेल्प। वो चाहते हैं कि समय रहते उनकी मदद कर दी जाए। और अब आप कैसे पहचाने कि ऐसा बच्चा इस तरीके का कदम उठा रहा है? तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं सुसाइड के, जिसका मैं इस चैनल के जरिए बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा चुपचाप रहने लग जाता है, अपने दोस्तों से कट जाता है, उनसे बात नहीं करता है, अपने कमरे में ज्यादा बैठा रहता है,
और उसके मुंह से कई बार ऐसे नेगेटिव सेंटेंस सुनाई देते कि अरे मेरे को आगे नहीं जीना, मुझसे आगे नहीं होगा, मेरा आगे भविष्य में कुछ नहीं होना, मैं माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं आगे जीना नहीं चाहता। अगर कोई बच्चा इस तरीके की बातें कर रहा है तो उसके आसपास इट इज अ रेड फ्लैग साइन, ये चेतावनी है कि उस बच्चे को मदद की जरूरत है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, माता पिता की महत्वाकांक्षा उसके ऊपर, और एक जो जहाँ पे, और दूसरा ऐसा है कि कोटा के अंदर पूरे इंडिया से लोग आते हैं, हर परिवार, हर बच्चे का एक अलग कल्चर है, उसका बैकग्राउंड अलग है। कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहाँ उनको बोलने में, इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, अच्छे से प्रॉपर वो बोल नहीं पाते, तो उनको वो भी लगता है कि हम कैसे compete करेंगे, अपने आप ही उनका मोरल, वहीं पे उनका मोरल डाउन हो जाता है और वहां वो जेल नहीं कर पाते, उस वातावरण में अच्छे से एकोमोडेट नहीं हो पाते। तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें मिलकर एक पीयर प्रेशर होता है। जब कंपटीशन होता है कि तुम्हारे 10 मार्क्स आए, मेरे 11 आए हैं, मेरे 8 आए, मेरे 5 आए, तो वो सब चीजें भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, और वो जो स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा उसको झेल नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक है कि हम बच्चों को स्ट्रेस कैसे झेले वो नहीं सिखा पा रहे हैं। हम आज अपने बच्चों को हर चीज हाथों में दे रहे हैं, तो जो चीज हमको नहीं मिल पा रही है हम उसको किस तरह से अकोमोडेट करें, हम अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, वो कहीं ना कहीं अभी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। इनफैक्ट माता पिता इस चीज को नहीं बता पा रहे। कहीं ना कहीं हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्रायोरिटी होता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे आगे बढ़े, पर कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को अगर बच्चे पे ढालते हैं तो ये बच्चा इस तरीके से एक गलत कदम उठा लेता है। तो बहुत सारे एरियाज के अंदर हमको वर्क करने की जरूरत है। हम सिर्फ एक ही जगह की नहीं कि हम सिर्फ कोचिंग पे हमने पाबंदी लगा दी या हॉस्टल्स पे पाबंदी लगा दी। हम जब बच्चा इस चीज में जा ही रहा है, आप देखिए 8, 9, 7वीं क्लास से बच्चों को ट्यूशन में भेजा जाता है कि तुमको नीट करना है। 7th क्लास में बच्चा क्या सीखता है? 7th क्लास में तो उसका वो स्टैंडर्ड ही नहीं होता, उसकी वो मानसिकता ही नहीं होती है कि वो इस चीज को समझ पाए। अब 7th क्लास में अगर बच्चे पे इतना प्रेशर डाल दिया जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है परत दर परत, और एक ज्वालामुखी के रूप में ऐसे फटकर बाहर आता है। तो हमें बहुत सारे एरियाज में काम करने की जरूरत है ताकि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकें। ठीक है, अनिल गोठवाल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल गोठवाल जी, आपको क्या लगता है क्यों छात्रों की ओर से इस तरह का कदम उठाया जाता है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये मेरे हिसाब से 2 कारण हैं। पहला कारण तो परिवार है। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा, अच्छा बनता हुआ देखना चाहता है, और उसके पास में जो समाज के अंदर पड़ोसी है, उनके रिश्तेदार है, उनमें भी बच्चा कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो ये सपने लेके माँ बाप उसको कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेजने की अपनी पूरी हर संभव प्रयास करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर कोटा एक इंजीनियरिंग की फैक्ट्री कहलाता है कि यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़े हैं। मैं अब इस बात के ऊपर आऊंगा कि माँ बाप तो हर एक माँ बाप चाहता है, और शिक्षा का अधिकार भी है, मिलना भी चाहिए उसको, लेकिन कोचिंग जो सिटी है वो एक सुसाइड फैक्ट्री बन गई। ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो एक मौत का शहर हो गया। कोटा बदनामी का ये कर दिया। टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर की भी गाइडलाइन जारी हुई है। सबसे पहला तो उसके अंदर ये है कि 16 साल से कम बच्चे को तो इनको उसमें कोचिंग में लेना ही नहीं चाहिए। अभी ये पिछले 7 जो इस साल में डेथ हुई है, मेरे ख्याल से 2 तो बिल्कुल नाबालिग है जो 16 साल से कम है, उनको कोचिंग कैसे दे दी इन्होंने? इनके ऊपर क्यों नहीं इसके ऊपर वो लगाई गई? दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे वो बताते हैं सपने कि हमारे यहाँ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें हमारे बच्चे की इतनी रैंक आती है, ये आती है। तो ये एक जो कंपटीशन का माहौल है, और उन बच्चों के माँ बाप को और बच्चों को ऐसा वातावरण क्रिएट कर देते हैं कि हमारे यहाँ जो पढ़ेगा वो रैंक में आ जाएगा ऊपर, और वो कहीं ना कहीं वो उसको नौकरी मिलेगी। ये जो एक विज्ञापन का बाजार है, ये आकर्षित करता है उनको, बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को। तो ये इसके ऊपर एकदम 100% रोक लगनी चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो गाइडलाइन है
गाइडलाइन के अंदर ये गया है कि भाई इस तरह के जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनको रखें। और ये जो कई चीजें हैं कि कोई बाहर से आया है तो उसकी कोचिंग को उसको कहीं ना कहीं वीकली या मंथली या उसको मदर फादर के साथ में मिला के जब एडमिशन दे रहे हैं तो उसको एक काउंसलिंग दी जाए महीने के अंदर 20 दिन के अंदर। उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो बच्चा नहीं कर पा रहा है 5 साल 10 महीने भर या बीच में मिड टर्म में छोड़ना चाहता है, तो जो फीस ली गई है, जो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए जो फीस है, वो अगर वापस रिफंड हो जाए तो बच्चे को ये समझ में आएगी कि भाई फीस आ गई, माँ बाप वापस उसको ले जा सकते हैं। तो आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है अनिल जी, उसका जवाब अजय जी से लेंगे। अनिल जी ठीक है, उसका जवाब अजय जी से भी लेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक एंटी हैंगिंग डिवाइस जो है वो लगवाई गई थी, उसको लेकर गाइडलाइन आपकी ओर से दी गई थी, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? प्रशासन की ओर से एक एंटी हैंगिंग डिवाइस पंखे पर लगवाने के लिए कहा गया था, उसका पालन क्यों नहीं अब तक हो रहा है? नहीं, हमने तो ये और कहा कि एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं, सीलिंग फैन ही बंद कर दीजिए आप, और इस तरह के जो कुंदे वगैरह छतों के ऊपर है उसको हटवाइए, और आप इस तरह के इसके ऊपर वो टेबल फैन से काम चलाइए या एसी से चलाइए। तो ये हमने गाइडलाइन दी है। तो ये जो है जहां पर बच्चा रह रहा है, ये जो पीजी हाउसेज में है, पेइंग गेस्ट बन के रह रहा है, उनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी भी एक हमने वहाँ लोकल तरीके से वहाँ उनको गाइडलाइन दी है, ये उनको पालना करनी चाहिए। तो ये जो पंखा नहीं होगा तो उसको दिक्कत आएगी कि भाई टेबल फैन से भी काम चल सकता है। तो एंटी हैंगिंग डिवाइस जो आपने बिल्कुल सही बताया, तो मैं ये इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर आ रहा था कि ये गाइडलाइन तो पीजी वालों को करनी चाहिए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को करनी चाहिए, वहाँ काउंसलिंग करनी चाहिए। हमारा जो बीट कांस्टेबल है वहाँ जाके जहाँ बच्चों की अधिकता है, जहाँ पीजी हाउसेज है, वहाँ जाके एक तरह से राउंड ले, उनसे बातचीत करे, या उनको जो पीजी हाउस चला रहे हैं उनको भी गाइड करें कि भाई आप बताइए बच्चे की कहाँ है, कैसे है, आज खाना खाया नहीं खाया। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर से हमें ये सारी चीजें लेनी पड़ेगी। बच्चा अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि कोचिंग वाले सपने नहीं दिखाएंगे तो बच्चा और बच्चे के माँ बाप यहाँ थोड़ी आएंगे कोटा, दिल्ली भी पढ़ा लेंगे। और भी ये सपने यहाँ के दिखा रहे हैं ना, इसलिए ये कोटा बन रहा है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम में मना कर दे कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, मना कर दीजिए उसको, आप एडमिशन में तो, लेकिन एडमिशन देते हैं 5-5 4-4 लाख रुपए, आप जितनी भी फीस है ले लेते हैं। बच्चा सोचता है मेरे माँ बाप का पैसा लग गया, अब मैं क्या करूं, फिर वो कर नहीं पाता है, वो बराबर कम्पीट नहीं कर पाता। तो ये सारी सिचुएशंस को जो है वो देखनी चाहिए। तो हमारे सामने ये सारे इश्यूज आते हैं। तो ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी एक मॉरल नैतिक जिम्मेदारी मान के, और ये एक पवित्र काम है कि बच्चों को पढ़ा रहे, एजुकेशन दे रहे, तो ये भी काम वो साथ साथ करें। देखिए अनिल जी, अगर बच्चे सपने नहीं देखेंगे, अगर सपने नहीं दिखाए जाएंगे तो वो सपने पूरे कैसे करेंगे? और अब मैं अजय जी के पास आना चाहूंगी। अजय जी, बड़े 2 पॉइंट्स अनिल जी की ओर से खड़े किए गए हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को भर्ती क्यों किया जाता है, और अगर बच्चा बीच में क्विट करना चाहता है तो उसकी पूरी फीस वापस क्यों नहीं की जाती है? ये बड़े सवाल अनिल जी की ओर से किए गए हैं। देखिए, ये सवाल जहां तक किए गए हैं वो उचित भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को 16 साल की उम्र वाली जो बात कही जा रही है वो ये है कि उसमें भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक मन ये रहता है कि मुझे तो कोचिंग करवानी ही है। लोग सिफारिश करते हैं अगर उनका एडमिशन नहीं किया जाता है कि साहब आप तो एडमिशन लीजिए, बच्चा हमारा इस लायक है। अगर उसको ये भी कहा जाता है कि भाई बच्चा अभी इतना परिपक्व नहीं है, इस कोर्स के लिए परिपक्व नहीं है, तो भी पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, कोचिंग संस्थानों पर प्रेशर बनाते हैं कि साहब आप तो इसको एडमिट कीजिए, पढ़ाइए, हमारा बच्चा बहुत होनहार है। तो उस वजह से कुछ तो क्या होता है कि उनका जो प्रेशर होता है, और नेचुरल है कि इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री, कि इन लोगों को अपना एडमिशन्स लेने भी पड़ते हैं। और रहा सवाल फीस वापस करने का, तो इसका कहीं ना कहीं हमने अभी सरकारों में हमारे सुझाव दिए भी हैं, हमारे से पहले भी कलेक्टर साहब ने सुझाव लिए थे। तो उसमें यही है कि भाई कुछ फीस, क्योंकि संपूर्ण फीस का जहाँ तक सवाल है कि कहीं ना कहीं कोचिंग संचालक उसके पेटे कुछ न कुछ खर्च कर चुका होता है, उसके अंदर फिर बाद में समस्या ये आती है
कि जो पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमारा क्या दोष है, हमको तो तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो उसी तरीके से फिर क्या होता है कि भाई उसका एक सर्टेन कोई नॉर्म्स बन के अगर कोई बच्चा बीच में जाना चाहता है तो उसका सर्टेन परसेंटेज वापस किया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार को मिलकर के और हम लोगों को सबको मिलकर के कोई ना कोई एक ऐसा दायरा बनाना चाहिए कि जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। ये किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं चल सकता इसके अंदर। ठीक है डॉक्टर अनीता, कोचिंग सिटी सुसाइड फैक्ट्री बन चुकी है, आप क्या कहेंगी और कैसे इस पूरी समस्या का हल निकाला जाए? देखिए, जहां तक हम सब ने अभी बात करी है, सबसे बड़ी बात ये एक अगर हम एरिया को कवर करें तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें हर सेक्टर पे इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को देखना है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कि वो आगे क्या कर सकता है। कई बार हम जबरदस्ती बच्चों को नहीं नहीं तुम कोचिंग कर लो, कोचिंग से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की क्या इच्छा है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना कर सकता है, कितना स्ट्रेस ले सकता है, वो आप उसके पेरेंट्स हो, आपको पता है, इसलिए आप बच्चे को वहां भेजें। दूसरी बात है कि जब आप बच्चे को वहां भेज रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, वो भी 2 वे। कई बार एज अ पेरेंट हम सिर्फ फोन पे ये पूछते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, अभी बैठ के फोन तो नहीं देख रहे। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होता है, इसके अंदर बच्चा अपने मन की बात नहीं करता है। तो जब आप फोन पर अपने बच्चों से बात कर रहे हैं तो वीडियो कॉल पर बात करें, ताकि आप अपने बच्चे के हाव भाव पहचान सके, वो दुखी है या नहीं है। बच्चे को इस तरीके से कि आप कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हो, कभी भी कोई भी दुख किसी भी हल्का सा भी है तो आप शेयर करो। आप उससे क्वेश्चन आंसर मत करो, उससे पूछो कि उसके पूरे दिन भर में आज क्या क्या हुआ। तो जब वो अपनी मन की बातें करेगा धीरे धीरे, तो वो अगर कोई भी परेशानी हल्की सी होगी तो अपने मम्मी पापा से शेयर करेगा। तीसरी बात है कि जहां पे वो रह रहा है, जो उसकी संगत है, उसका बहुत आपको एज अ पेरेंट ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है कि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। कई बार बच्चे जब ये सुनते हैं कि पड़ोस में किसी ने इस तरीके से कदम उठाया या सुसाइड करा है, तो उसके मन में भी नेगेटिव चीजें घूमने लग जाती हैं। स्पेशली कोटा में ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कोटा में बच्चे अकेले रहते हैं। वहां पे वो ये आए दिन ऐसी खबर सुन रहे हैं, नेगेटिव चीजें हो रही है, उनको उनका डेवलप नहीं हो पा रहे, वह पढ़ नहीं पा रहे, स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको लगता है कि इसने भी इस मुसीबत से ऐसे पीछा छुड़ाया है तो हम भी ये कदम उठा ले। तो आप अपने बच्चे पे नजर रखें कि उसकी संगत क्या है, और कंटिन्यूसली उससे टच में रहे, बातें करते रहे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, वार्निंग साइंस होते हैं। आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो कब दुखी है, कब उसके नेगेटिविटी आ रही है। उसके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप आराम से बात करें। तो एक बहुत जरूरी है पेरेंट्स का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन। तीसरा, ये जो हम सरकार के लेवल पर बात कर रहे हैं कि कोचिंग सेक्टर्स के अंदर एक शिकंजा होना चाहिए, एक उनके ऊपर चेक होना चाहिए, अंधाधुंध उनसे पैसे नहीं हो, क्योंकि एक मनी फैक्टर भी बहुत बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाता है। क्योंकि माँ बाप बोलते हैं ना कि हमने तुम्हारे ऊपर, हमने अपने खेत बेचे हैं, या हमने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया है, ना चाहते हुए भी एक वो प्रेशर बच्चों के ऊपर बनता है। तो उस पे कोचिंग सेक्टर पर किस तरीके से एक चेक किया जाए, वो सरकार का काम है। हॉस्टल्स में जो लोग रहते हैं, जो हॉस्टल के टेक केयर्स है, वो भी उन बच्चों को कंटिन्यूसली देखते रहें कि कहीं कोई बच्चा ऐसा अकेला तो महसूस नहीं कर रहा, या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, या फिर वो कहीं बाहर कुछ ऐसी संगत होते हैं, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इन बच्चों को बरगला लेते हैं, कई बार नशे की आदत डाल देते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं ऐसा उसकी गिरफ्त में तो नहीं आ रहा है। बच्चों से रोज बात कर रहे हैं। तो जो हॉस्टल के टेक केयर है, वो भी एक लिमिट तक इन बच्चों पर अगर ध्यान रखते हैं, चेक रखते हैं, तो हम इन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको हम रोक सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन हम एक दिन में बंद नहीं कर सकते। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कंपटीशन बढ़ेगा, हमें हमारे बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, ताकि आगे ये एक जो भी स्ट्रेस आए उसको वो झेल सके। तो परवरिश के अंदर हमें हर बच्चे को स्ट्रेस झेलने का एक तरीका उनको बताना चाहिए, और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन माँ बाप और बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर अनीता, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप ना चाहकर भी बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं, हमने खेत बेचे, या जिस तरह से भी स्ट्रगल करके अपने बच्चों को कोटा बेचते हैं, क्या लगता है कि पेरेंट्स को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं बताना चाहिए?
नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चों की हम्म। भलाई चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है। जी। हर जना ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ा लिखे और जितना उन्होंने नहीं किया है उससे वो 2 कदम आगे बढ़े। पर आप किस तरीके से अपनी बात को बच्चे तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को कंटिन्यूअसली नेगेटिव चीज बोल रहे हैं कि अरे तू पढ़ता नहीं है, तू हमारे सारे पैसे खर्च कर देता है, हमारा नाम डुबो देगा, कि उसका नंबर तो 89 आए हैं, तुम्हारा 87 ही आए, इनफैक्ट 80 तो आजकल ऐसे 99 आए, जी। तुम्हारा 95 ही आए हैं। इस तरीके से बातें करना बच्चों के अंदर नेगेटिविटी को भरता है। हमें ये चीज नहीं बताने, हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, उनको प्रेशराइज नहीं करना है। आपको अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने पैसा भी अपनी क्षमता से अधिक लगाया है, पर उस बात को रोज रोज बच्चों को बोलना कि हम तुम्हारे पर पैसा लगा रहे हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम पढ़ोगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये देखिए तो सही, क्यों नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे कारण हैं। क्या चीज बच्चे को समझ नहीं आ रही है, कहाँ चूक हो रही है, क्या वो टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर वो पढ़ते हुए भी नहीं कर पा रहा है। मतलब आप बच्चे के पास जाए, वहां रुके, वहां ठहरे और जी। बच्चे को ऑब्जर्व करे, वो आपको जरूर बताएगा उसकी परेशानी क्या है। पर वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बात, ये तो हो गया ना कि हम सिर्फ अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि अरे तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि हम वेस्ट कर रहे हो हमारा पैसा, हमारा टाइम, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। ये नेगेटिविटी नहीं है, बच्चों को ये नेगेटिविटी होती है जो हम बच्चों के अंदर डालते हैं। हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े रहना है, उनको ये कहना है कि नहीं, अगर एक दरवाजा बंद है तो दूसरा भी है। अगर आपके 10 में से 10 आते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन खुला है, पर अगर आपके 10 में से 7 आते हैं तब भी आप हमारे ही बच्चे हो, आपके पास और ऑप्शन अवेलेबल है। हमें ऑप्शन बी और सी भी बच्चों से डिस्कस करना चाहिए कि अगर ए में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे पास बी और सी ऑप्शन भी है। इसलिए मेहनत करो, पूरी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का टाइम वापस नहीं आता है। पर मेहनत करने के बाद भी अगर ऑप्शन ए नहीं मिलता है तो हमको बी और सी भी हमारे पास है। अगर आगे जिंदगी में आपके पास लाइफ बहुत सारा आपको देती है तो हमें सबके लिए एक ब्रॉड माइंड खुला रखना चाहिए। तो वो एक बच्चों के साथ डिस्कशन डॉक्टर अनीता, कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, क्या ये भी एक मुख्य कारण माना जाए? ये तो बहुत जरूर एक ना बड़ा कारण होता है। मैं यही तो कह रही हूँ कि लोग बाग बात करते ही इस तरीके से हैं कि तुम्हारे चाचा के बच्चे का तो सिलेक्शन हो गया, वो तो एक ही परिवार का है, दिमाग तो सब में एक जैसा ही है, उसका कैसे सिलेक्शन हो गया, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, वो भी तो कोटा ही गया था, वो भी तो एक कमरे में बैठा था, अकेला था, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो जब हम ये कंपेयर करते हैं ना बच्चों के, तो हम अब बिना बात ही एक ना चाहते हुए प्रेशर डालते हैं। वो बच्चा सोचता है मेरी गलती कहाँ हो गई, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जब मेरे ही परिवार का चाचा का लड़का कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो गिल्ट, वो चीज नेगेटिविटी उसके अंदर, शायद हो सकता है मेरी कोई गलती हो गई हो, मेरा ही दिमाग नहीं चल पा रहा, मैं ही आगे अपने माँ बाप का नाम ऊंचा नहीं कर पाऊंगा। जब ये चीज गिल्ट धीरे धीरे बढ़ जाती है तो बच्चों को लगता है कि आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसको एक सुसाइड ही आगे एक ऑप्शन लगता है कि यही एक तरीका है जिससे मैं आगे इस चीज से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। ठीक है, अजय अग्रवाल जी का रुख करना चाहूंगी। अजय अग्रवाल जी, कोचिंग में क्या लगता है किसी तरह के सुधार की भी अभी जरूरत है कि बच्चे इस तरह का कदम ना उठाएं? सुधार तो सबका एक जॉइंट प्रयास ही होएगा। हाँ। माँ बाप को भी करना पड़ेगा कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कभी भी बच्चों के ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए कि आपको ये काम ऐसे करना है, आपके पड़ोसी ने कर लिया, रिश्तेदार ने कर लिया, तो सबका कैलिबर सेम नहीं होता है। आप ये मान के चले कि हर आदमी 100 की स्पीड पे नहीं दौड़ सकता है, कोई 40 की स्पीड पे दौड़ेगा, कोई 60 की स्पीड पे दौड़ेगा। तो अपन 40 वाले से ये उम्मीद करें कि वो 60 की स्पीड पे दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो हाफेगा या गिरेगा या कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही होगा। तो उसकी क्षमता के अनुसार ही बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहिए, उसकी क्षमताओं को आंकना चाहिए, उसकी इच्छाओं को आंकना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। कई बार होता ही है कि बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, हम उसको कहते हैं नहीं तो इंजीनियर बन जा, तेरे पिताजी इंजीनियर है, तेरे को भी इंजीनियर ही बनना है। तो ये सब चीजें कई बार माँ बाप को समझनी पड़ेगी। बच्चों को किसी भी हालत में उनके ऊपर इस तरीके का दबाव नहीं थोपना चाहिए, उनको अपनी इच्छा अनुसार उनको फील्ड देना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए भाई जो भी नंबर आए, 10 नंबर आए, 8 आए, 7 आए, जो भी आए, उसके लिए तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, अगली बार तुम और अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसको इस तरीके का कंपैरिजन नहीं देना चाहिए कि उसके 10 आगे तुम्हारे 7 क्यों आए, जिससे कि बच्चे को कभी भी इन्फीरियरिटी फील नहीं होगी, वो कहीं पर भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, गिल्ट महसूस नहीं करेगा, और अगर वो गिल्ट महसूस नहीं करेगा तो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा।
और इसी वजह से ये सब चीज़ें आज की तारीख में सरकारों को भी सोचना चाहिए कि भाई अभी क्या हो रहा है, जितने भी कोचिंग वाले हैं सब पढ़ाने में तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काउंसलिंग की, वीकली ऑफ की, आपस में बच्चों को मिलवाने की, उस जी। तरीके की कुछ एक्टिविटीज भी और बढ़नी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्ट एक कमजोर हो जाता है। बच्चे अपने माँ बाप से दूर आकर के रहने लग जाते हैं, वो अपना बंद कमरे में पड़े रहते हैं, 24 घंटे पढ़ाई में लगे रहते हैं, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल आउट हो जाते हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं ऐसा कमजोर पार्ट है। ठीक है, जिस तरह की उसमें भी एक्टिविटीज सुधार का की आपने अजय जी जिक्र किया है, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि बच्चों को तो जी। इंस्टीट्यूट में शिक्षा दी जाती है, क्या काउंसलिंग जी। सेशन भी बच्चों के लिए रखा जाता है? अगर नहीं बिल्कुल रखा जाता होना तो क्या चाहिए। लगता है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इनके साथ साथ में कहीं ना कहीं इनको वीकली ऑफ का या कुछ आउटिंग का या कुछ मनोरंजन का इनको एक बर्डन लेस डे भी मिलना चाहिए कि भाई आज आपको कोई पढ़ाई का लोड नहीं है, आज आप कम से कम अपने यार दोस्तों से मिलो, सहपाठियों से मिलो, घूमो फिरो, जिससे कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा। आप 24 घंटे पढ़ते ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हावी होगा। ठीक है, अनिल जी से जानना चाहूंगी। अनिल जी, क्या लगता है प्रशासनिक तौर पर, प्रशासनिक लेवल पर किस तरह के सुधार या फिर बदलाव होने चाहिए? देखिए मैडम, मैंने जो ये देखा है ट्रेंड, और ये इंफॉर्मेशन आती भी है, और मैं आपको राजस्थान पुलिस और हमारी स्पेशली कोटा पुलिस के प्रयास से भी अवगत कराना चाहूंगा। ये अभी जो 7 का आंकड़ा, ये शायद 9 हो जाता। दो ऐसे प्रयास हुए पुलिस के जो जिनके पास पे इंफॉर्मेशन आई, और इंफॉर्मेशन आने के बाद में, ये तो अग्रवाल साहब को भी पता होगा, कि उनको बचाया जा सका। टाइम पे उनके साथियों ने उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, पुलिस ने वहां जाके और उनको सुसाइड करने से रोका और उनको बचा लिया गया। मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है, जो बातचीत के अंदर आया है, ये सारे वो बच्चे हैं जो कमजोर है, जो 60% तक के भी नहीं है, 50% तक के भी नहीं है। तो मेरा एक ये है कि ऐसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से अपने वेबसाइट के ऊपर डाले कि हाँ, हमारा ये 8 वीक का, 10 वीक का, 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का कोर्स है, और ये हमारा सिलेबस है, और ये हमारे पढ़ाई का आधार है। वो माँ बाप जब एडमिशन लेके, जैसे मान लो बिहार से, असम से या कहीं से भी आ रहा है, वो वहां देख लेंगे ये बच्चा, मेरा बच्चा ये इतने दिन में ये इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप ये देखिए कि जब वेबसाइट पे जाएगा, अगर मान लो मदर फादर उसको वहां प्री एक तरह से टेस्ट ले ले घर पर ही कि बेटा ये तेरे को ये करना, ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो मैं इसमें आसानी होगी। और उसके बाद में एक नैतिक जिम्मेदारी कोचिंग की भी है। जैसा अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि सिफारिश आती है, तो सिफारिश तो हर जगह आ रही है भाई। सिफारिश तो इसलिए मान रहे हो ना कि आपका पैसे भी मिल रहे हैं ना, कोचिंग के पैसे भी तो मिल रहे हैं। उस आदमी से मत लो, आपके पास तो लाइन लगी हुई है, दूसरे से लो जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक नहीं है, अच्छा जानकार है। तो ये सारे वो बच्चे हैं जो पढ़ाई में ऑलरेडी कमजोर है। माँ बाप के तो सपने हैं, वो तो लेके आएंगे, और इनका जो एडवर्टाइजमेंट है, इनका जो विज्ञापन है, जो यहाँ की एक मतलब प्रसिद्धि भी है कि भाई कोटा से बहुत ज्यादा बनते हैं, अच्छी पढ़ाई भी होगी, लोग बाग जो पढ़ने वाले हैं वो आगे भी बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कोचिंग का ही 100% है, लेकिन कोचिंग को नैतिक जिम्मेदारी मान के उस बच्चे को रिजेक्ट करना चाहिए, उस बच्चे को मना करना चाहिए, उसके माँ बाप को ये बताना चाहिए कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, तो ये आगे लेकिन बढ़ेगा। इस तरह से बच्चे को डिमोटिवेट करना ठीक बात है क्या? है कि ये इससे तो बच्चा और ज्यादा डिमोटिवेट होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं आप मैं डिमोटिवेट की बात ही नहीं, जो बच्चा चल ही नहीं सकता है, जो विकलांग है, या मान लो नहीं, मेरा ये कहना है कि ये टेस्ट क्यों नहीं लेते, प्री टेस्ट ले ले वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन से पहले, अपनी गाइडलाइन के हिसाब से कि हाँ हमने टेस्ट लिया है, टेस्ट में आपका पास नहीं हो रहा है तो बताए माँ बाप को। ठीक है, ये तो हो ही सकता है ना इसमें। ठीक है, अजय अग्रवाल जी, सुझाव दिया है अनिल जी ने, क्या कहेंगे आईएएस में? इनका सुझाव है, और आज की तारीख में जितने भी कोचिंग वाले हैं, बड़े कोचिंग वाले हैं, सब लोग इस तरीके के पहले टेस्ट वगैरह लेते हैं और उसके हिसाब से ही करते हैं। लेकिन कमजोर बच्चे अगर मान लो पढ़ना चाहते हैं तो उनको एडमिशन दिया जाता है,
हालांकि अगर उसके अंदर और स्ट्रिक्टनेस कर दी जाएगी तो उनका रिजेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसा करती हैं, वो भी अपना ये चाहती हैं कि अच्छे, वो भी जब उनको नहीं एडमिशन दिया जाता वो यही कहते हैं आप सब होशियार बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो होशियार बच्चे तो पढ़ने आएंगे। लेकिन जो थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं, और ये बात भी सही है, गोटवाल साहब का कहना बिल्कुल सही है कि जो कमजोर बच्चा होता है वही हिम्मत तोड़ देता है बीच के अंदर। उसके ऊपर जब स्ट्रेस वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है, उसके ऊपर सारे तरीके के स्ट्रेस आ जाते हैं, उसके ऊपर परिवार वालों के पैसे का प्रेशर भी आ जाता है कि हमने इतना पैसा लगा दिया, अब आप नहीं कर पा रहे हो, उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो जिनका पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा नीचे का होता है वो लोग ही इस कदम को ज्यादा उठाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा और कहीं ना कहीं पॉलिसी क्रिएट होनी चाहिए। मैं गोटवाल साहब की बात से सहमत हूँ। ठीक है, डॉक्टर अनीता, आपकी ओर से कहा गया था कि एक सिम्टम्स पहले से मिलने लग जाते हैं कि बच्चा डिमोटिवेटेड है या फिर इस तरह का कदम उठाने वाला है, उन सिम्टम्स को किस तरह से पहचाना जाए? देखिए, इसके अलावा सुसाइड कोई भी अगर अटेम्प्ट करता है तो उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि वो बच्चा अकेला रहने लग जाता है, अपने कमरे में चुपचाप पड़ा रहता है, कई बार वो क्लासेस मिस कर देता है, बंक कर देता है, अपने फ्रेंड से बोलता है मुझे जाने का मन नहीं है या फिर मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, खाना भी स्किप कर देता है, कई बार चुपचाप बैठा बैठा रात भर जागता रहता है, और कई बार जब बात करते हैं तो वो इस तरीके की नेगेटिव बातें बोलता है कि नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं अपने माँ बाप का नाम आगे डुबो दूंगा, या मैं आगे जीना नहीं चाहता। तो इस तरीके की अगर नेगेटिव बातें अगर कोई कर रहा है या उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ रहा है, जहाँ वो बच्चा पहले जाता था, बात करता था, वो बात नहीं कर रहा, अकेले अकेले रहता है, इस तरीके से अगर कोई व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ये एक ऐसा रेड फ्लैग साइन है। हमें समझना चाहिए कि बच्चे को मदद की जरूरत है। अवसाद किसी को भी हो सकता है, स्ट्रेस, तनाव किसी को भी तोड़ सकती है। ऐसा ना समझे कि हमारा बच्चा स्ट्रांग है, ये चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं समझे। हर बच्चा, अभी मैं कहूँ कि चाहे बहुत ज्यादा अगर इंटेलिजेंट बच्चा है या बहुत जो इतना इंटेलिजेंट एक मापदंड है उसका नहीं आ रहे मार्क्स, हर बच्चा इस वक्त कंपटीशन के जमाने में वनरेबल है, हर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे से कम्युनिकेशन बनाए रखे, उसका मन टालते रहे, हमेशा उसके मन में क्या चल रहा है उसकी आपको भनक होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। आप उसको डांटे नहीं कि अरे तू नहीं गया, क्यों नहीं गया, तेरे को तो जाना चाहिए वहां पे, आज कोचिंग क्यों बंक कर दिया तुमने। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो बच्चा सहम जाता है, अगली बार वो अपने मन की बात अपना उनसे नहीं कहता है। तो जब बच्चा ये कह रहा है तो उसके पीछे का कारण समझे कि क्या चीज है, क्यों बच्चा इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। अगर वहां अकेला है तो कहीं अकेलापन ज्यादा तो महसूस नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें हमें बच्चे के अंदर देखनी चाहिए। ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका रुख करते हैं। अनिल जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरा सहमत हूँ। कोटा एक ऐसा वो सेंटर बन गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जिसका नाम और जिसकी प्रसिद्धि सब जगह है। कंपटीशन इस तरह से पढ़ाई कराते हैं लोग बाग वहाँ, और टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ हर बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। मैं डॉक्टर साहब मैडम के बात को लेके, बच्चा माँ बाप से तो हो गया दूर, अकेला आ गया यहाँ, कौन कम्युनिकेशन कैसे रखेगा, ये सिस्टम तो है ही नहीं ना। मैं दूसरा उदाहरण, उसके अगर 4 बच्चे एक ही पीजी के अंदर रह रहे हैं, सबका अलग अलग टाइमिंग है, कोई कभी आ रहा है, कोई रात को आ रहा है, कोई 2 घंटे बाद जा रहा है, तो उनका कम्युनिकेशन ही बहुत कम होता है। तो ये जो बातें ये हमारे को थ्योरी में लिखा पढ़ी में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में है नहीं ना। वहां उस बच्चे से बात कौन करेगा। मैं कंपटीशन के लिए वहां आया हूं, मैं बात करने के लिए थोड़ी आया हूं। मैं तो मेरी किताब उठाई और पढ़ा और आधा खाया नहीं खाया और मैं मेरे कोचिंग में निकल जाऊंगा। मेरे को क्या मालूम कि ये बच्चे के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो ये भी बात सही है कि इतना तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है ना। 6 महीने तो कोर्स होगा, साल भर का कोर्स होगा, इतना कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता एक दूसरे बच्चों से। जो अभी अनिल जी ने कहा है कि कम्युनिकेशन, मैंने कहा है कि माँ बाप, जी डॉक्टर अनीता, मैंने कम्युनिकेशन की बात कही है, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन माँ बाप और बच्चे के बीच में होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? बच्चे दूसरी बात है कि कई बार जब बच्चे 2-3 बच्चे एक साथ एक कमरे में रह रहे हैं तो ये भी आप समझे कि कुछ बच्चे जब साथ में रहते हैं तो उनकी वाइब्स मैच करती है।
जिनके साथ वो पढ़ पाते हैं। कई बच्चे क्या अकेले पढ़ते हैं, कई बच्चे ग्रुप स्टडी के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये हर बच्चे का अलग है, जिस तरीके से बच्चा कंफर्टेबल हो वो उसके लिए सही है। तो जब बच्चे, वही तो हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा अकेले चार की भीड़ में भी अकेला होता है, वो अकेलापन महसूस ना करे, तभी तो हम कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक दिन ऑफ देना चाहिए, जिसके अंदर बच्चे अपने दोस्तों से बात करें, क्योंकि जब वो बात करते हैं तभी मन का स्ट्रेस निकलता है। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी किसी से बात करें, ये चीज होनी ही चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि हर बच्चा अलग होता है, तो अगर जब अपने बच्चे को हम कहीं पे वहां पे कोचिंग वहां पे डाल रहे हैं, हॉस्टल में डाल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चा उसी के साथ ठीक है, समय की कमी है। आखिरी कमेंट आप सबसे चाहूंगी कि मुख्य तौर पर हमें देखने को मिला है, कंक्लूजन यही निकला है कि जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, जिस कारण से बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे अभिभावकों से, पेरेंट्स से, कि बच्चों को किस तरह की नसीहत दी जाए? देखिए, मेरी तरफ से तो बच्चों को शुरुआत से जब हम बड़ा करते हैं, उनके अंदर इमोशनली वो स्ट्रांग रहे, उनको स्ट्रेस झेलने की हमको ताकत देनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि अब सारे दरवाजे खुले हुए हैं, कि हमारा जीवन यहीं पे खत्म नहीं होता, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको जज नहीं करता है, आगे ऑप्शंस है, वो ऑप्शन आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनके साथ सारे ऑप्शंस रखें, और एक कम्युनिकेशन आपके और आपके बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो आपको समय रहते पता अजय जी। मेरे हिसाब से बच्चों के ऊपर माँ बाप को उनकी फील्ड चॉइस सबसे पहले उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी भी तरीके का उनको प्रेशर कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। जो वो कर रहे हैं, अगर वो इच्छा से करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इस तरीके की परिस्थितियां नहीं आएगी। ठीक है, अनिल जी, आखिरी कमेंट। ए, बी और सी, 4 ऑप्शंस देने चाहिए कि बेटा ये कर सकता हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है। तो अगर आप उसको ऑप्शन देंगे तो हो सकता है कि वो उसको चुन ले और वो उसको सेलेक्ट करके और उसमें कंफर्टेबल है वो उसको अपना लेगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो लगातार अब कोटा जो है वो सुसाइड फैक्ट्री बन रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और मुख्य तौर पर जो कंक्लूजन है वो निकलकर ये सामने आया है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं, जिसके चलते बच्चों की ओर से इस तरह का कदम उठाया जाता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।